गाइस आज का हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप के अंदर हमारा नया चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए बेसिक सी बात है कि जब भी हम किसी पर्सन को फॉर्म में एज अ पार्टनर सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। पहले तो ये ध्यान रखना कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में ये जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की सर्कमस्टांसेस है ये रिकंस्टिट्यूशन की सर्कमस्टांसेस है, यानी कि आपको अपनी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आपकी फर्म के अंदर आएगा तो इट मींस कि आपका जो रेशियो है वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अब वहां पर कुछ बेसिक सी बातें हैं, उसमें सबसे जो मेन दो बेसिक बातें पहले वो समझ लो, फिर पूरा ये बताऊंगा कि किन किन एडजस्टमेंट्स को या फिर किन किन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई नया पार्टनर जब भी कोई नया पर्सन फर्म में एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसको एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी बिजनेस में। ठीक है, दूसरा उसको अमाउंट ऑफ गुडविल देना पड़ेगा अलग से ला करके, और कभी कभी वो अलग से लाके नहीं दे पाता है तो फिर उसके लिए उसके करंट अकाउंट को ओपन किया जाता है। तो ये गुडविल का जो अमाउंट है ये वो क्यों ला करके देगा अलग से? क्योंकि उसको फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। तो वो आप कह सकते हो सर वो तो उसने कैपिटल लगाई है तो इसलिए मिलेगा ही, लेकिन भाई कैपिटल लगाने से मतलब थोड़ी नहीं है, उसको एक रेप्यूटेटेड फर्म में काम करने का मौका मिल रहा है, एक ऐसी फर्म का पार्टनर बनने का मौका मिल रहा है जो फर्म जीरो से शुरू नहीं हो रही बल्कि पहले से चली आ रही है। इसका मतलब वो फर्म सुपर प्रॉफिट की पोजीशन में है। नॉर्मल प्रॉफिट जब होता है जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते, नॉर्मल से ऊपर वो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है और अब वो पार्टनर बनना है तो उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो उसको ये जो एडवांटेज मिल रहा है, जो मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस दिन वो पार्टनर बनेगा उस दिन से उसको भी वही सारे प्रिविलेज, वही सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो ओल्ड पार्टनर्स को मिल रहे हैं। तो इसके बदले ओल्ड पार्टनर्स में से जो लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसके आने पर, उन लोगों को कंपनसेट करने के लिए वो व्यक्ति अपने प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग पूरी फर्म की गुडविल में से उसको ला करके वो गुडविल देगा, जिसको वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड पार्टनरों में से। तो ये कुछ दो तीन बेसिक सी बातें। इसके अलावा जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो 4-5 चीजें आपको करनी पड़ती है। सबसे पहले चेंज इन पीएसआर करना पड़ता है। इस चेंज इन पीएसआर के अंतर्गत हमें एक तो न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ता है, अगर जरूरत पड़ती है तो, गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमें जो चाहिए होता है वो होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख दो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कैसे करते हैं अभी समझेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें करना होता है बेटा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। फोर्थ नंबर पे हमें चाहिए होता है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिफ्थ नंबर पे हमें करना होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो ये 5 स्टेप्स के इर्द गिर्द हमारी अकाउंटिंग घूमती है। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले चेंज इन पीएसआर की बात करें तो चेंज इन पीएसआर के अंदर न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा उसकी कई सारी कंडीशंस हैं, तो वो मैं क्वेश्चन में फॉलो करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो आपको सेक्रीफाइस्ड पीएस निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर। और सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर आपको मिल जाएगा सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर। ठीक है, इसके बाद गाइज अगला जो है हमारा वो है गुडविल। गुडविल के क्या क्या रूल्स हैं तो वो आप समझ लीजिए ध्यान से। देखिए बात करते हैं अगर गुडविल की बेटा, ठीक है, तो गुडविल में आपको ये समझना पड़ेगा कि 4-5 कंडीशंस है गुडविल की।
सबसे पहली कंडीशन है पॉज करिए, चलो ओके। तो गाइज अपना जो टॉपिक चलेगा अब चलेगा वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो भाई गुडविल के 4-5 रूल्स हैं, अगर अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बुक्स बंद कर दो सब लोग। पहला रूल है गुडविल का, गुडविल किसी की बुक ओपन नहीं हो नहीं तो दुआ लग जाएगी। गुडविल इज पेड प्राइवेटली। फर्स्ट रूल इज दैट कि अगर जो गुडविल है प्राइवेटली पे की जा रही है तो बच्चों उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आप जब बिजनेस के मतलब जो नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है और वो जो एक्स्ट्रा जो प्रीमियम अमाउंट दे रहा है गुडविल के रूप में, उसको वो पार्टनर्स को फर्म के बाहर प्राइवेटली अगर दे रहा है तो वो बिजनेस का पार्ट ही नहीं हुआ, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पहला रूल हो गया क्लियर। दूसरा रूल, गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। मतलब जो गुडविल है उसको वो लेकर के आ रहा है एज अ कंपनसेशन के रूप में। जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है उन लोगों को सेक्रीफाइस, उनके सेक्रीफाइस के बदले उनको कंपनसेट करने के लिए न्यू पार्टनर कैपिटल के अलावा कुछ अमाउंट अलग से लेकर के आ रहा है एज अ गुडविल, और उस अमाउंट को वो लोग अपने बिजनेस के अंदर रख रहे हैं, मतलब विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में गाइस 2 से 3 एंट्री होती है। सबसे पहली जो एंट्री होती है, देखिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट गुडविल, जो सबसे पहली एंट्री होती है वो होती है आपकी जब वो गुडविल लेकर के आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मेरी बात समझ में आ रही है ना? या कैश भी लगा सकते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर जो वो कंपनसेट करेगा अमाउंट उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाएगा। ठीक है, ये जो अमाउंट लेके आया, अच्छा इसका वो अमाउंट निकलेगा कैसे? यहां पर इस एंट्री में जो अमाउंट भरा जाएगा वो कैसे निकलेगा वो भी समझो। वो निकलेगा फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई हिज प्रॉफिट शेयर। पूरी फर्म की गुडविल में उसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सिर्फ वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को, ईश्वर करे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनरों में से। ठीक है, तो उसका एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, यहां पर आपका गुडविल का अमाउंट होगा और रेशियो रहेगा आपका ओल्ड, सॉरी माय मिस्टेक, रेशियो रहेगा आपका सेक्रीफाइस्ड रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो आपको 0.1 से समझने में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एक बात तो आपको पता ही है कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता तो उसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक अलग रूल है, अलग से बता देंगे। इसके बाद इसका थर्ड केस है बेटा, थर्ड केस है कि अगर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल, खुशी शर्मा फोन रखो, थर्ड केस है अगर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल बुक में दी हुई है, बैलेंस शीट में असेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है, तो बच्चों वो ऑल पार्टनर्स में, ऑल ओल्ड पार्टनर्स में, ये ऐसे कह लो ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट हो जाती है उनके ओल्ड रेशियो में, और एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स, खुशी अग्रवाल सीधे बैठो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। ये आपका रूल है एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है तो। ये था केस नंबर 2, ये यहां तक आपका पूरा था केस नंबर 2। ठीक है, अब आपका चल रहा है केस नंबर 3। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है आपको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल के नाम से, क्योंकि आपकी बुक ऑफ अकाउंट में ओपन हो रखी थी ना गुडविल, ये आएगा आपका ओल्ड पीएसआर में। ठीक है, ये आपका थर्ड केस खत्म हो गया। अब केस नंबर 4 गुडविल का, केस नंबर 4 क्या है भाई गुडविल का? केस नंबर 4 है आपका गुडविल का कि अगर वो गुडविल कैश में नहीं लेके आता, किसी और इन काइंड के रूप में लेके आता है, गुडविल इन काइंड किसी और रूप में गुडविल लेके आ रहा है, तो फर्स्ट एंट्री जो थी ना कैश या बैंक, उसकी जगह असेट्स आ जाएगी। असेट्स के रूप में अगर वो गुडविल लेके आता है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर जो भी एसेट्स का अमाउंट उसने इंट्रोड्यूस किया है वो। ठीक है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेम सेकंड एंट्री की तरह से, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट।
सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, ये आपका केस नंबर 4 खत्म हो गया बेटा। सारे केस समझा दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर सम शुरू करेंगे। इसके बाद एक केस होता है केस नंबर 5 गुडविल का। केस नंबर 5 में क्या होता है, केस नंबर 5 के अंदर ये हो रहा है कि वो गुडविल अपने हिस्से की कैश में नहीं ला पा रहा। When the new partner does not bring his or her share of goodwill, वो गुडविल को कैश में नहीं ला रहा। तो भाई जब वो कैश में नहीं ला रहा तो पहले क्या होता था वो डिस्कस नहीं करते, अब क्या होता है प्रियांशी ध्यान दो, अब समझते हैं। जब वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा कि चल ठीक है आज तू नहीं ला पा रहा। पहले क्या करते थे, कैपिटल में से काट देते थे, लेकिन अब नहीं। पहले कैपिटल डिक्रीज करते थे, लेकिन अब उसकी कैपिटल को इफेक्ट नहीं किया जाता है, एक अलग से उसके नाम का डेबिट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, करंट अकाउंट कहते हैं। बाद में कभी भविष्य में ले आएगा तो उस करंट अकाउंट को बंद कर देंगे। ठीक है, जब तक उसका वो डेबिट चलता रहेगा, कभी उसका हिसाब होगा फर्म वर्म में से तो उसके उस डेबिट को उससे चार्ज कर लिया जाएगा। तो फिलहाल अगर वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा तो ये दो एंट्रियां नहीं होंगी। फिर क्या होगा, सीधे सीधे उसके हिस्से की जो गुडविल है उसको उससे उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ध्यान से देखना एंट्री, उसका हमेशा करंट अकाउंट ही डेबिट होगा उस कंडीशन में। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, ऑलवेज करंट अकाउंट, रिमेंबर इट। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है साहब, यहां पे वही उसका अमाउंट जो है वैसे निकलेगा सेम इस फॉर्मूले से, है ना, और यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है साहब, ये हो गया आपका केस नंबर 5। एक होता है केस नंबर 6, पार्शियल इन कैश एंड रिमेनिंग नॉट इन कैश। थोड़ी कैश में ला रहा है और थोड़ी कैश में नहीं ला रहा, तो गाइस कुछ नहीं है ना। ठीक है, जितना वो ला रहा है जो कैश पार्ट है वहां लग जाएगा आपका केस नंबर 2, ये दोनों एंट्री हो जाएंगी। और जो कैश में नहीं ला पा रहा है ना, रिमेनिंग पार्ट, उसमें आपका लग जाएगा ये वाला केस, केस नंबर 5। बस हो गया, समझ लेना आप अपने, अभी शॉर्टकट में समझा रहा हूं। केस नंबर 2 की एंट्री हो जाएंगी जितना पार्ट वो कैश में ला रहा है उसके लिए, और रिमेनिंग पार्ट जो उसके हिस्से का था पर वो नहीं ला पाया उसके लिए केस नंबर 5 वाली एंट्री हो जाएगी। बस इतना सा खेल है, समझ में आ गई कहानी। ये था आपका गुडविल का। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको या नहीं करते रफ, डायरेक्ट समझते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉप, देख लेते हैं एक बार बुक में कुछ और रह तो नहीं रहा, वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं रह रहा। हाँ, एक टॉपिक रह गया है हिडन गुडविल, अभी एक टॉपिक और रह गया हिडन गुडविल। इसी के अंदर गुडविल का केस नंबर 7 है हिडन गुडविल। ये सब कॉन्सेप्ट है एक्चुअली मैक्सिमम गुडविल के जो है। भाई साहब पढ़ लो, पॉज करिए, पढ़ लो। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हिडन गुडविल। देखिए हिडन गुडविल की नौबत कब आती है, जब क्वेश्चन में गुडविल के बारे में बोला तो गया हो लेकिन गुडविल को कैलकुलेट करने का कोई भी मेथड ना दिया हो। आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने का मेथड नहीं दिया है, और नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है आपकी फर्म के अंदर। श्वेता बी एक्टिव, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एक नया व्यक्ति एज अ पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए बोला जा रहा है पर गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं है, तो वहां पर आपको हिडन गुडविल निकालना है। और बच्चों बड़े ध्यान से समझो, हिडन गुडविल अगर आपको फर्म की हिडन गुडविल निकालनी है सबसे पहले तो आपको 2-3 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली स्टेप होती है नेटवर्थ। फर्स्ट स्टेप होती है नेटवर्थ, समझो ढंग से, नेटवर्थ ये आती है पेपर में, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। क्या निकलेगा, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। अब ये नेटवर्थ निकलेगी कैसे, ये नेटवर्थ निकलेगी आपकी जो ऑल पार्टनर्स है बेटा, ये इसमें नेटवर्थ अपनी निकलेगी न्यू पार्टनर कैपिटल, नए वाले पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर। नए वाले पार्टनर की कैपिटल जो वो लेकर के आ रहा है
उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसका फर्म में जो प्रॉफिट शेयर उसको मिलेगा उसके रेसिप्रोकल से, तो आपको जो निकल के आएगी ना वो कहलाएगी नेटवर्थ। लेकिन इस नेटवर्थ के अंदर फर्म की नई गुडविल भी इंक्लूड है। अब दूसरा निकालेंगे नेटवर्थ, फिर से विदाउट गुडविल यानी एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग गुडविल। और ये नेटवर्थ कैसे निकलेगी, ये नेटवर्थ निकलेगी टोटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स है ना, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। मेरी बात समझ में आ रही है, पुराने पार्टनरों की एडजस्टेड कैपिटल और प्लस नए पार्टनर की कैपिटल, इस तरीके से आपको निकलेगी नेटवर्थ, ठीक है। और फिर जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है वो है फर्म्स गुडविल, जिसे हम हिडन गुडविल भी बोलते हैं। ये निकलेगी आपकी पॉइंट नंबर 1 में से माइनस कर दो पॉइंट नंबर 2, इसमें से इसको माइनस कर दो, पूरी फर्म की गुडविल निकलेगी और फिर आपको उसके हिस्से की गुडविल चाहिए होगी। न्यू पार्टनर्स गुडविल, तो फिर जो फर्म की गुडविल है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हिज प्रॉफिट शेयर का, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं, इसमें एक छोटा सा ध्यान रखना कि यहां पर जो टोटल कैपिटल चाहिए, या टोटल कैपिटल वर्ड यूज करो, एडजस्टेड वर्ड यूज मत करो, यहां पर जो टोटल कैपिटल चाहिए उसको कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है, समझो। टोटल कैपिटल अगर आपको निकालनी है तो उसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, असेट्स के टोटल में से आउटसाइड लायबिलिटीज घटाओ, जैसे कैपिटल एम्प्लॉय निकालते थे, ये वही चीज है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये टोटल कैपिटल, एक्चुअली ये नेटवर्थ ऐसे भी निकाल सकते हो, नेटवर्थ लिख लो, ये ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको नेटवर्थ निकालनी है, जरूरी नहीं है कि आप इसी वाले मेथड को लेके जाएं, मतलब ये तो लायबिलिटी साइड अप्रोच थी। अगर मान लो आपको लायबिलिटी साइड अप्रोच क्वेश्चन में 1 मार्क के एमसीक्यू में नहीं दी हुई है, असेट साइड अप्रोच से आपको नेटवर्थ निकालनी है एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो आपको फिर वहां पे क्या दिया होगा, बैलेंस शीट के असेट्स का टोटल दिया होगा, उस टोटल में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करोगे तो आपको पॉइंट नंबर 2 की नेटवर्थ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको पॉइंट नंबर 1 की नेटवर्थ निकालने के लिए यहां पर टोटल कैपिटल चाहिए, तो फिर ये कैसे निकलेगी कि कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, इस कैपिटल के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस रिजर्व, याद होगा, प्लस सरप्लस, ठीक है ना, रिजर्व प्लस कैपिटल ऑल पार्टनर प्लस रिजर्व, सरप्लस की जगह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर्ड यूज कर लो क्योंकि ये कंपनी नहीं है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस फिक्टिटियस असेट्स, ध्यान है, अभी गुडविल चैप्टर में ही तो पढ़ के आए हो पीछे, माइनस फिक्टिटियस असेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा तो है 2-3 दिन पहले, ठीक है। टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये ओपनिंग कैपिटल होगी है ना, प्लस रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस फिक्टिटियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। ये आपका हो गया नेटवर्थ निकालने का तरीका, ये असेट साइड अप्रोच से, लायबिलिटी साइड अप्रोच से। अब आपके दो पैटर्न फॉलो हो गए, एक ये कंप्लीट हो गया और एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पे। रहो पानी चलने तो, पानी का मुंह से बोलता है पानी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गाइस आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखो ये वैसे मेरी बात समझो, इसको बस 1 मिनट में समझ लेते, इसमें कुछ भी नया नहीं है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझाया है कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो ये इसकी सेम वही एंट्री होंगी, इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, और फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इन सबकी एंट्रीज जो मैंने आपको बताई थी वही रहेंगी। फिर सुनना चाहो फिर सुन लो। इंक्रीज इन असेट्स की होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज इन असेट्स की होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, इंक्रीज इन लायबिलिटी की होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटी की होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की एंट्री होगी, अनरिकॉर्डेड असेट्स की होगी असेट्स अकाउंट डेबिट
या अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बस यहां पर एक बात ध्यान से समझनी है, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पर तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ध्यान रखिएगा नए वाले पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या रिवैल्यूएशन का लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अच्छा, इसमें आपके कोर्स में कंटिन्यू करने वाला तो है नहीं कि न्यू बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पर कंटिन्यू करना है, वो यूपी बोर्ड में, चलो कोई ना। उसके बाद अगला आपका टॉपिक है बेटा, मैं जो बातें मत करो यार, अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसमें अगर आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, और एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट्स यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पी&एल अकाउंट डेबिट, जो भी आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन है या जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो हो जाएंगे डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस है जिसके अंदर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल होता है, तो उसको जब आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू पी&एल। ठीक है साहब। इसके बाद रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सिंपल एंट्री है, जितने भी फ्री रिजर्व्स है वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इसके बाद बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। सेम वही रूल है जो चेंज इन पीएसआर चैप्टर में थे, फिर से रिवाइज करा देता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्लेम के रिगार्डिंग तो पूरा की पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जनरल एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। दूसरा, अगर आपको क्लेम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी है और वो जो क्लेम आपके पास है वो क्लेम रिजर्व के अमाउंट से कम है तो आपकी एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट फुल वैल्यू से, रिजर्व की बैलेंस शीट वाली वैल्यू से, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो बैलेंस शीट के जो क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में क्लेम की अमाउंट दिया उससे, और बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस रिजर्व के अंदर बचता है उसमें से उसको घटाने के बाद, रिजर्व में से क्लेम का अमाउंट घटाने के बाद जो बचता है वो उसकी एंट्री होती है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट उनके ओल्ड पीएसआर में। तीसरा, अगर आपके पास जो आपके पास क्लेम है वो रिजर्व के इक्वल है तो आपकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। चौथा, अगर आपके पास जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा है तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कीप क्वाइट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां पर आप बैलेंस शीट वाला अमाउंट डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट यहां पर आप डिफरेंस डालेंगे, क्लेम और अवेलेबल रिजर्व के बीच का जो डिफरेंस है वो डालेंगे, रिवैल्यूएशन से डेबिट करेंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन क्लेम वाली से। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री और होगी, इस रिवैल्यूएशन के लॉस को आप लोग ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का पूरा ओवरव्यू था। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सेम वही ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और आपको क्वेश्चन जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू के बारे में या तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं है या फिर मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू की, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू के बराबर है, उस कंडीशन में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के पैसे को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट उनके ओल्ड रेशियो में। दूसरा, अगर आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ज्यादा हो गई है तो उस कंडीशन में 2 एंट्री होंगी, 3 एंट्री होंगी। सबसे पहली एंट्री होगी आपका जो रिजर्व है पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट उनके ओल्ड रेशियो में। फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ गया उसको आप इंक्रीज इन असेट्स वाली एंट्री करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसमें आप मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू करके इन्वेस्टमेंट की जो डिफरेंस आएगी वो अमाउंट रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी एंट्री होगी, अब आपको जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ उसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट उनके ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई है बुक वैल्यू से, तो वहां पर तीन पॉसिबल केसेस है। पहला पॉसिबल केस है कि ये जो डिक्रीजिंग हुई है, ये जो डिफरेंस आया है वो रिजर्व के अमाउंट के बराबर है, तो उस कंडीशन में आपकी पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और ये जो अमाउंट भरा जाएगा वो रिजर्व के बराबर अमाउंट भरा जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजर्व ज्यादा है और आपके मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो रिजर्व के डिफरेंस से, रिजर्व के अमाउंट से कम है, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें रिजर्व का अमाउंट रखा जाएगा पूरा, टू इन्वेस्टमेंट इसमें डिफरेंस रखा जाएगा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इसमें रिमेनिंग वाला रखा जाएगा। घर जाके वीडियो धीरे धीरे सुनना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन और थी कि अगर बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करके जो अमाउंट आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो रिजर्व के अमाउंट से बड़ा है, तो आपकी पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आप रखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर रिजर्व का अमाउंट दिया है वो, रिवैल्यूएशन में रखेंगे आप जो डिफरेंस है और जो रिजर्व है, डिफरेंस और रिजर्व के बीच का जो डिफरेंस है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करके जो डिफरेंस आया, डिफरेंस अमाउंट को में से अवेलेबल रिजर्व का अमाउंट माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन के आगे रखेंगे आप, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद आप एक सेकंड एंट्री करेंगे इस रिवैल्यूएशन के लॉस को क्लोज करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन उनके ओल्ड रेशियो में। ये था आपका पूरा आईएफआर के रूल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अभी इसमें केस और है कि अगर आप न्यू बैलेंस शीट के अंदर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो अपने रिजर्व्स को, सॉरी न्यू बैलेंस शीट के अंदर कंटिन्यू करना चाहते हो अपने रिजर्व्स को, है ना, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या लॉसेस को, तो उस कंडीशन में सेम जो चेंज इन पीएसआर में बताया था मैंने आपको कि आपको एक नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। और नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व के अंदर ऐड कर देंगे। आप क्या चीज ऐड करेंगे, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व के अंदर आप ऐड करेंगे जितने भी रिजर्व से आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो आप ऐड कर देंगे, प्लस जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो ऐड कर देंगे और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आप लेस कर देंगे, तो आपका नेट इफेक्ट निकल आएगा। फिर स्टेप 2 मैंने आपको बताई थी, वीडियोस पहले ही दे चुका हूं मैं इसके ऊपर। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, ये जो नेट इफेक्ट है इस नेट इफेक्ट में, प्रार्थना सोइए नहीं, इस नेट इफेक्ट में, इस नेट इफेक्ट, सुनिए मेरी बात ध्यान से, इस नेट इफेक्ट का मल्टीप्लाई करेंगे इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से। इस नेट इफेक्ट का मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से, तब आपको वो अमाउंट मिलेगा जो आपको, जिसकी आपको एंट्री करनी है, जिस अमाउंट से आपको एंट्री करनी है। फिर थर्ड नंबर पे जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस अमाउंट को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एंट्री होगी, एंट्री क्या होगी ध्यान से समझना, ये एंट्री बहुत यूनिक है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर, जैसे अभी गुडविल में नए पार्टनर का, ये अभी तक शायद बहुत कम पड़ी होगी अपनी एंट्री, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब ये रूल बन चुका है, किसी भी सूरत में इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज नहीं होगी। अगर किसी वजह से उसकी कैपिटल को डेबिट करना है तो वहां पर आप इस डेबिट वाले चीज को आप उसके करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो अभी गुडविल में भी यही हो रहा था कि अगर वो कैश में नहीं ला रहा था तो उसकी हिस्से की गुडविल से आप उसका करंट अकाउंट डेबिट कर रहे थे। सेम यहाँ पर भी आपको गेनर की कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है ना, तो अब यहाँ पर गेनर कौन है, नया वाला पार्टनर, तो उसकी कैपिटल की जगह आप करंट अकाउंट डेबिट करोगे। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये होगा। अमाउंट कौन सा मैंने बता दिया, नेट वर्थ में मल्टीप्लाई करिएगा नए वाले पार्टनर के प्रॉफिट शेयर का, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा सेंट्री का, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो गया है कॉन्सेप्ट्स का 4 तक। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या करना है गाइस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर आपको क्या करना होता है, नए वाले पार्टनर के प्रॉफिट शेयर और उसके द्वारा लाई गई कैपिटल के बेसिस पर
ओल्ड पार्टनर भी अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट कराना चाहते हैं। ओल्ड पार्टनर ऑल्सो वॉन्ट्स टू रीएडजस्टेड देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अब हमें भी अपनी कैपिटल अपने नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अकॉर्डिंग लानी, और ऐसा करने पर अगर हमारा कोई एक्सेस है कैपिटल का, अगर हमारी रिक्वायर्ड कैपिटल हमारी एग्जिस्टिंग या एडजस्टेड कैपिटल से कम है तो हम लेकर के आएंगे, और अगर हम नहीं ला पा रहे हैं तो हम इस डिफरेंस को करंट अकाउंट से एडजस्ट करवाएंगे। और अगर हमारी रिक्वायर्ड कैपिटल हमारी एडजस्टेड कैपिटल से ज्यादा है तो इस एक्सेस को हम विड्रॉ कर लेंगे, और अगर नहीं विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो इस एक्सेस पार्ट को करंट अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए 3-4 अपनी स्टेप चलती हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले आप टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे। टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। ठीक है, और वैसे नॉर्मली बेसिक कंडीशन में एक तरीका होता है करने का, समझिए, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर। नए वाले पार्टनर की कैपिटल का रेसिप्रोकल करेंगे उसके प्रॉफिट शेयर से, तो यू विल गेट न्यू कैपिटल। ठीक है, ऑफ फर्म। सेकंड, रिक्वायर्ड कैपिटल निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट न्यू कैपिटल इन ए न्यू पीएसआर। नई कैपिटल को नए पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। थर्ड, नींद आ रही है? थर्ड, सरप्लस या डेफिशिएंसी या शॉर्टेज, सरप्लस या शॉर्टेज आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सरप्लस कब आएगा? सरप्लस आने की कंडीशन होगी जब रिक्वायर्ड कैपिटल ग्रेटर देन एडजस्टेड कैपिटल। अगर आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल से ज्यादा है तो जो डिफरेंस होगा वो सरप्लस होगा। और अगर शॉर्टेज कब आएगी? जब आपकी एडजस्टेड कैपिटल इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, रिक्वायर्ड कैपिटल ज्यादा है एडजस्टेड कैपिटल कम है तो इसको सरप्लस नहीं, इसको शॉर्टेज बोलेंगे। ठीक है, और सुस्ती फैला लो, टीचर से गलती होने लग रही। एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है रिक्वायर्ड कैपिटल कम है तो इसको बोलेंगे सरप्लस। और इन द केस ऑफ शॉर्टेज, इन द केस ऑफ शॉर्टेज दो तरीके से एंट्री हो सकती है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपको। तो अभी थोड़ा सा मैंने इसको पीछे के मतलब कुछ मिनट पहले की वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो मैंने उसको रफ करके वापस सेट किया। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी इस टॉपिक को। तो 2 स्टेप मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में समझा दी थी। थर्ड स्टेप चल रही थी गाइस कि हमें शॉर्टेज और सरप्लस पता करना है। शॉर्टेज और सरप्लस पता करना है तो उसका फॉर्मूला ये सामने लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड कैपिटल और जो एडजस्टेड कैपिटल है इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल ग्रेटर है एडजस्टेड कैपिटल से तो वो स्थिति होगी शॉर्टेज की, क्योंकि आपको मींस पैसा ज्यादा चाहिए और अभी जो कैपिटल पड़ी हुई है वो कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो शॉर्टेज कहलाएगा। और उस शॉर्टेज को आप या तो कैश या बैंक के नाम से कवर करेंगे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कैश और बैंक के नाम से ही कवर करना है। मतलब ये माना जाएगा कि वो उस शॉर्टेज को लेकर के आ रहा है घर से, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी शॉर्टेज को। और अगर वो बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि नहीं साहब उसकी जो भी शॉर्टेज है या डेफिशिएंसी है उसको करंट अकाउंट में डेबिट कर दो, तो फिर कैश बैंक की जगह पर उस पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा जिस पार्टनर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के बाद शॉर्टेज आ रहा होगा, और क्रेडिट कर देंगे उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। ऑन दी अदर एंड अगर आपकी एडजस्टेड कैपिटल ग्रेटर है रिक्वायर्ड कैपिटल कम है तो जो एक्सेस जो डिफरेंस है यानी एक्सेस जो है वो आपका कहलाएगा सरप्लस, और उस सरप्लस को विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वो पार्टनर अपना विड्रॉ कर लेगा। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कुछ ऐसे आती है कि उस एक्सेस पार्ट को अभी उस पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर कैश बैंक की जगह पर पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब हम इस वीडियो में अपना शुरू कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे।